अच्छा, सर की जरूरत नहीं है, चेतन चेतन ठीक है। ओके। फेसबुक पर हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं या जुड़ने वाले हैं, उनका आज बतकही के 23वें एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं चेतन शर्मा जी, जो कि एक कलाकार हैं, एक्टर हैं। और इनको कई फिल्मों में आपने देखा होगा। अगर मैं हाल ही में आपको याद दिलाऊं तो पगलेट में आलोक गिरी के किरदार में आपने इनको देखा होगा। उससे पहले सेक्रेड गेम्स में, आंखों देखी में, और न जाने और भी कितनी मूवीज़ में इनको किरदार निभाते हुए देखा होगा। तो वेलकम सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डूडलिंग वर्ड्स की इस श्रृंखला बतकही में। बहुत 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 स्वागत है शुक्रिया। आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हम बिना समय गवाए अपने सवालों का सिलसिला चालू करते हैं। तो बिल्कुल। सबसे पहला सवाल बहुत ही क्लीशे सा है, जो कि आज इन दिनों सभी लोग पूछ रहे हैं, एक दूसरे से सबसे पूछ रहे हैं कि कैसे बीत रहा है लॉकडाउन और क्या बदलाव आए लाइफस्टाइल। ये हाँ, कोविड ने एक सिचुएशन तो लाके खड़ा किया है हम सबके सामने कि हम सब लोग कहीं कोई काम नहीं कर सकते हैं, लोगों से मिल नहीं सकते हैं। तो हाँ, थोड़ा सा अटपटा तो है कि, और फिर बहुत सारी चीज़ें घट रही हैं हमारे आसपास। लोगों को अलग अलग तरह की मदद की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हो रही। लेकिन हाँ, इंडिविजुअल लेवल पे यही है कि आप कोशिश करते हैं कि आप खुद को संभाल के रखें जितना हो सके। और क्योंकि मैं एक आर्टिस्टिक फील्ड से हूँ, तो मैं इस समय का इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने रियाज पे। मैं किताबें पढ़ लिया करता हूँ या पोइट्री वगैरह, ये सब हो जाता है। कुछ मूवीज़ वगैरह देख लेते हैं, ये समय बहुत अच्छा है वो सब देखने का जो भी आपसे मिस हो गया था। सो हाँ, ये सब चल रहा है। बाकी हाँ, वर्चुअली इस वक्त काफ़ी लोगों से बात हो रही है। दोस्तों को जिनको फ़ोन नहीं कर पा रहे थे आप, कभी आप उनको फ़ोन कर पाते हैं। और जिनको शायद आप ये सोचते थे कभी फुर्सत में बात करेंगे, तो अभी लाके दे दी आपको फुर्सत की, लो। जी जी, मैं समझता हूँ कि हाँ, कई सारे लोगों के लिए बहुत तनावपूर्ण रहा ये समय और अभी भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक कलाकार के रूप में आपको, जैसा कि आपने कहा, एक समय मिल गया है आपको कि आपके हमारे दिमाग में कई सारी चीजें चल रही होती कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लेकिन भागा दौड़ी इतनी होती है कि करना बहुत कुछ है लेकिन समय नहीं है, हम रुक नहीं पा रहे। तो फॉर्चुनेटली हम रुक पाए और हम किताबें पढ़ पा रहे हैं, हम अपने आप को हम खुद को समय दे पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ जी। तो सही, जी जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि मतलब आप कहते हैं कि टाइम और स्पेस आपको मिलता, ये दो चीज़ें होती हैं जिनके लिए हम लोग कहते हैं कि हमें वक्त और स्पेस हमारे हिसाब से होता तो हम ये कर पाते, वो कर पाते। लेकिन जब आपको वो मिल जाता है तब भी आपको पता चलता है कि उसके अलावा बहुत सी खामियां हैं हमारे अंदर ही, जो कि हमें वो चीज़ें करने से रोकती हैं। तो इस समय में वो बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है कि अच्छा, क्या खराब आदतें हैं, आप खुद को कैसे संभालते हैं, क्या चीज़ें आप दूसरों पे डाल देते हैं कि ऐसा वैसा। तो हाँ, वो सब। जी जी। सर, मेरा एक सवाल और है कि आपकी इसी बात से जुड़ा हुआ है जो मैं सवाल पूछने वाला हूँ कि इस लॉकडाउन में आपने अपने बारे में क्या नया जाना, क्या नया डिस्कवर किया, कोई एक ऐसी बात? मैंने अपने बारे में यही कि मुझे जो लगता था कि मेरे पास समय होगा और स्पेस होगा तो फिर मैं बहुत सारी चीज़ें कर पाऊंगा। जैसे कई सारी किताबें थी जो पढ़ी हुई थी और मैं नहीं पढ़ पा रहा था। अभी मुझे पता चला कि उसके अलावा भी बहुत सारे डीमंस हैं, जैसे आलस। तो एक आलस बहुत बड़ी चीज़ है जो कि आपको रोकता है ये सब चीज़ें करने से, और अभी उसको कन्फ्रंट करने का मौका मिला है, तो उससे डील किया जा रहा है। फिर कई दफ़ा एक ये चीज़ होती है कि आप जब लोगों से घिरे होते हैं या सिचुएशन से घिरे होते हैं, तो आप खुद को बचाना चाहते हैं उन किताबों से या उन चीज़ों से जिनसे आपको लगता है कि आप शायद थोड़े डिस्टर्ब हों। तो इस वक्त एक तो उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है, क्योंकि वो पर्सपेक्टिव्स भी देखे जाने बहुत ज़रूरी हैं कि जिन्होंने लिखा है ये, उन्होंने क्यों लिखा है, क्या हो रहा था उस वक्त जब वो लिख रहे थे। तो वो जो घबराहट है उससे
हेलो। हाँ सर, यू आर ऑडिबल। हाँ हाँ, सो वो एक चीज़ मुझे पता चली है। बाकी आप जैसे फिलहाल मैं मुंबई में हूँ और मैं इस वक्त अधिकतर समय मेरे डैड मेरे साथ रहते हैं। मैं उनके साथ रहता हूँ, वो मेरे साथ नहीं रहते हैं। मैं डैड के साथ रहता हूँ मुंबई में, और बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी पड़ती हैं। तो ये मेरे लिए, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि डैड मैं रहना चाहता हूँ थोड़ा समय, और मैं देखना चाहता हूँ खुद को कि मैं घर को किस तरह रखता हूँ, मैं किस तरह संभालता हूँ चीज़ें। तो वो चीज़ें एक लर्निंग प्रोसेस है मेरे लिए, और हाँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है। बस ये है कि मैं सोशल मीडिया वगैरह से और न्यूज़ चैनल से थोड़ा बचने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि बहुत हालात ख़राब हैं और बहुत लोगों को बहुत तरह की ज़रूरत है। तो कोशिश यही रहती है कि अगर मुझे पता है कि कहीं पे कोई मदद करने वाला है और किसी को मदद की ज़रूरत है, तो उनको जोड़ दिया जाए। लेकिन बाकी टेलीविज़न से मैं इस वक्त बहुत दूर हूँ। जी जी बिल्कुल। और अभी इस समय हाल ही में कुछ मीम्स वगैरह भी चल रहे हैं कि घर पे जैसे बचपन में चाइल्ड लॉक लगा देते थे चैनल पे कार्टून आने पे, तो इस समय पेरेंट लॉक लगाने की जरूरत है। जी करेक्ट। जी। तो सर मैं थोड़ा सा आपके एक्टिंग करियर पर जाना चाहूँगा, उस तरह थोड़ा सा रुख करना चाहूँगा। तो मैंने आपकी फ़िल्में देखी, कई लोगों ने देखी, तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जर्नी असल में चालू कैसे हुई? कैसे एक्टिंग चालू हुई? कैसे आपको पहला ब्रेक मिला? तो इसका पूरा का पूरा श्रेय मेरे डैड को जाता है। वो उनकी हॉबी थी थिएटर करना, और फिर वो जॉब वगैरह में, अपने काम वगैरह में उलझ गए। लेकिन जब मैं हुआ तो उन्होंने शायद पहले से डिसाइड कर रखा था ये क्या, तो उन्होंने मुझे वर्कशॉप्स दिलाना और ये सब शुरू किया। 2007 में मैंने पहला नाटक किया था दिल्ली में, और स्कूल वगैरह में भी मैं नाटक वगैरह थिएटर करता रहता था। तो दिल्ली में ही मैंने शुरुआती नाटक किए, और 6 साल वहाँ पे थिएटर किया। साथ ही साथ फिर कुछ डीडी कशी, डीडी उर्दू, इनके एपिसोड्स उस वक्त बनते थे। तो वो मेरा एक तरह से पहला ब्रेक था, जहाँ पे मैंने पहली बार कैमरा फेस किया, और उस प्रोसेस में मैंने काफ़ी कुछ सीखा। उसके अलावा फिर वही होता है कि जब आप एक जगह पर होते हैं, जैसे एमपी में गाडरवारा है, सागर है, भोपाल है, या फिर, तो जब आप अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे होते हैं, तो फिर वहाँ पे जो भी लोग ध्यान रखते हैं अच्छे कलाकारों का कि कौन अच्छा काम कर रहा है या किसको ज़रूरत है, तो वो लोग आपको बताते हैं कि और क्या तरीके हो सकते हैं। तो उन्होंने मुझे अलग अलग ऑडिशंस के बारे में बताया, जो भी मुंबई से आती थी टीम दिल्ली में ऑडिशन करने। तो इसी तरह एक फिल्म थी बैंड बाजा बारात, जिसमें आप फिलहाल मुझे खोजेंगे तो शायद मैं नहीं दिखूंगा, क्योंकि सीन होते हैं, एडिट वगैरह होता है ये सब। लेकिन हाँ, वो मेरी पहली फिल्म थी, और वो मैंने दिल्ली में रहते हुए ही की थी। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। मुझे लगता है एक आर्टिस्ट के लिए प्रोफेशनली जितना आगे बढ़ना ज़रूरी है, उतना ही, उससे शायद उतना नहीं तो उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि वो सीखता कितना है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि बैंड बाजा बारात के उस प्रोसेस में मैंने कैमरा और किस तरह आपको टेक्स देने होते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी। क्योंकि थिएटर के लिए आपको थोड़ा सा अलग होता है, और कैमरा के लिए थोड़ा सा आपको चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। और फिर वही होता है कि जब आप मेहनत करते हैं तो फिर एक के बाद एक दूसरी चीज़ें खुलती जाती हैं। आपको और ऑडिशंस के बारे में बताते हैं, या और संभावनाओं के बारे में बताते हैं। फिर वही है, आपको हर बार अलग से खुद को साबित करना होता है। जी। हाँ। जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी थिएटर से जुड़े हुए थे, और उनका कहीं ना कहीं एक प्री प्लान थी ये चीज़ कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़े। तो मैं कई लोगों से ऐसे मिला या बातचीत हुई मेरी, तो मैंने जाना कि कई लोग जो थिएटर करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को थिएटर से ही जोड़ के रखने की कोशिश करते हैं। कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री के अगेंस्ट होते हैं, या उसमें नहीं जाना चाहते, थिएटर में ही अपना भले करियर हो ना हो, मतलब उतना फाइनेंशियली उतना वो ना हो, लेकिन उनका एक दिमाग में सेट हो जाता है कि थिएटर ही करना है लाइफ टाइम। करेक्ट। तो करेक्ट। आपके पिताजी का क्या इस पे मानना रहा, और इसका कितना आप पे मतलब, क्योंकि थिएटर से आपको फिल्म में भेजना
कैसे आप हो पाया? मुझे लगता है कि हालांकि इस पे मेरी कभी उनसे चर्चा नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि उनका यही होगा कि जैसे आपका जो सवाल है वो काफी कुछ इस बात से है कि थिएटर को शुद्ध विद्या की तरह देखते हैं। जी जी, ठीक है। और आप वहां पे कोई भी मिलावट या कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना पसंद नहीं करते, जो कि मेरा खुद का भी अनुभव रहा है, और वो सच में बहुत मजेदार होता है। थिएटर का अपना एक स्वाद है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप एक आर्ट में हैं, एक आर्ट फॉर्म में हैं, और आप वहां पे कुछ अच्छा कर रहे हैं, और अगर थोड़े से अटखेलियां करने से आप उसका स्कोप बढ़ा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट को कोई हक नहीं है कि उसको रोके। हमारे पास जो अगर कोई भी विद्या है, कोई भी स्किल है, तो सिर्फ अपने तक रखना उसको, ये भी एक तरह से लालच है। कि आप अपनी शुद्धता बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए आप कैमरा पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास में वो स्किल है लोगों को एंटरटेन करने का, या फिर आपके पास वो स्किल है कि आप किसी बात को बहुत सुलझा के रख सकते हो एक्टिंग के थ्रू, तो उसको ऑब्वियसली जाना चाहिए, उसको कैमरा के सामने भी जाना चाहिए, उसको हर तरह से हर जगह जाना चाहिए। तो डैड ने मुझे कभी भी इसके लिए रोका नहीं। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट ही किया कि तुम करो, तुम जितना लोगों तक पहुंचा सकते हो। उनका ये कंसर्न जरूर था कि मैं जो भी सीखूं अच्छा सीखूं, तो वो इस बात का जरूर ध्यान रखते थे कि मैं अच्छे लोगों के बीच में रहूं, और जो सच में कुछ जानते हैं उन लोगों के बीच में रहूं और सीखता रहूं। तो हाँ, ये इस तरह से है। जी जी, बिल्कुल। कई लोगों का मैंने मतलब ऐसा देखा है कि थिएटर जब हम करते हैं तो उसमें रम तो गए हैं, फिर अगेन मैं वहीं वापस आ रहा हूँ कि उसमें करियर बनाना, एक स्टेबल करियर बनाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती है आज के समय में भी, और हमेशा से रही है कहीं ना कहीं, ऐसा मैं मानता हूँ। करेक्ट। तो क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं, होने चाहिए आपके समझ में, कि थिएटर एक फाइनेंशियली भी एक करियर ऑप्शन लोगों का बन सके, स्टेबल करियर? कि मतलब थिएटर कर रहे हैं लेकिन हमको पैसा कमाना है जस्ट बिकॉज कि पैसा, कई लोगों का ऐसा होता है, मैं आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, कई लोगों का ऐसा होता है कि जस्ट बिकॉज कि उनको फाइनेंशियल नीड्स पूरी करनी है, जो कि सही है, तो वो स्विच कर जाते हैं बॉलीवुड में या किसी और इंडस्ट्री में। हाँ, तो थिएटर को फिजिबल बनाने का यही तरीका है मुझे, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं। वो अलग अलग नाटकों को स्पॉन्सर करते हैं और उसको लोगों के बीच में लेकर जाते हैं और उससे जुड़ते हैं। मतलब बेशक उनकी अपनी रूट्स भी थिएटर में ही थी, तो वो, लेकिन क्योंकि अब वो बड़ा नाम हो चुके हैं, लोगों ने मीडिया के थ्रू जानने लगे हैं, तो फिर भी वो खुद को जोड़े रखते हैं, और ये बहुत अच्छा तरीका है। मतलब बाकी हमारी जो ऑडियंस है, ऑडियंस में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। जैसे आप देख सकते हैं कि अब सिर्फ फेस वैल्यू सब कुछ नहीं है। आप भी हमारी जनरेशन से हैं, और हमारी जनरेशन इनफैक्ट जो, क्योंकि कंटेंट इतना सारा है, तो हर किसी को चाहिए नयापन, या जो भी बात कही जा रही है वो तरीके से कही जाए। अब इससे एक बदलाव यह है कि सीरियसली जो लोग एक्ट करते हैं, जो लोग एक्टिंग को परस्यू कर रहे हैं, उनको मोटिवेट किया जा रहा है। ठीक है। आपका जो सवाल था कि थिएटर को किस तरह फिजिबल बनाया जा सके, तो ये तो तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग नाटक देखने जाएंगे, और वो तभी हो सकता है कि कोई उन तक पहुंचाए ये बात कि आपको जितना फिल्म देख के एंटरटेनमेंट मिलता है, उतना ही आपको नाटक से भी मिल सकता है। और हिंदुस्तान में इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है वैसे, कि आप ब्रॉडवे शोज कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग जगह जाकर अपने नाटक को ले जा सकते हैं। और काफ़ी सारे कंपनीज हैं मुंबई में भी, दिल्ली में भी, जो इस तरह से करती हैं, अपने नाटक को अलग अलग शहरों में, विदेशों में लेकर जाते हैं। लेकिन भाई उसका दायरा बहुत छोटा है इस वक्त भी। ये हमारे पास में ऑडियंस इतनी सारी है जिनको देखने के लिए चाहिए अच्छा कंटेंट, और नाटक भी एक तरह से एक कंटेंट ही है। और बस यही है कि उनमें इसको लेकर अरुचि जो है
उसको हटाना पड़ेगा हमें, और उसके लिए हम ही को, किसी भी चेंज के लिए हम ही को मेहनत करनी पड़ती है। तो हमको वो धीरे धीरे ही सही, वो हो भी रहा है, लेकिन उसको करते रहना होगा। जी जी। बाकी एक ये चीज बहुत मदद कर सकती है कि सिनेमा और थिएटर, इसके बीच में जो दीवार है, इसको धीरे धीरे कम किया जाए कि जो लोग सिनेमा से हैं और थिएटर में उनकी जड़ें हैं, वो वापस वहां पे जाएं और वो करते रहें नाटक। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। जी बिल्कुल। और सर एक सवाल जो मेरा फिल्म, आपकी एक फिल्म के ऊपर बेस्ड है जो हाल ही में मैंने देखी, पगलेट। पगलेट जब मैंने देखी तो पहली बात तो उसका जो ओवरऑल प्लॉट है वो मुझे बड़ा पसंद आया कि मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मूवी टाइप्स नहीं है कि हाँ ठीक है चल रहा है, प्रेडिक्टेबल काफ़ी हद तक नहीं थी। जैसा कि मैंने आपसे पहले वही बातचीत में बताया कि एक पॉइंट पे ज़रूर मुझे प्रेडिक्टेबल लगी संध्या के कैरेक्टर के एंगल से देखा जाए तो, कि हाँ एंड में शायद कुछ ऐसा कुछ होगा, पर ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा कोई प्रेडिक्टेबल नहीं थी। तो मैं जानना चाहूँगा कि वो जो फिल्म थी वो आस्तिक गिरी के इर्द गिर्द घूमी, जबकि आस्तिक गिरी फिल्म में कोई किरदार नहीं एज सच, मतलब ही वॉज अ डेड पर्सन। वो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए पर्सनली, क्योंकि आप उसके छोटे भाई का किरदार निभा रहे थे और वो आपके सामने प्रेजेंट नहीं है कोई किरदार, वो कितना चैलेंजिंग रहा? हाँ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सवाल हमने भी किया था सेट पे हमारे जो डायरेक्टर हैं उनसे, कि सर मेरे बड़े भाई दिखते कैसे हैं, मतलब हम कहीं भी उनकी तस्वीर नहीं देखते हैं, कोई फोटो नहीं है मेरे पास, और बल्कि घर में प्रॉपर्टीज वगैरह के लिए जो फोटोग्राफ्स चाहिए थे आस्तिक और आलोक के, तो वो मेरे बचपन के फोटोग्राफ्स थे, मेरे और मेरे छोटे भाई के। तो वो बड़ा वैसा सा रहा। लेकिन हाँ, हमने ये सवाल किया था सर से कि हम वो दिखते नहीं है फिल्म के अंदर और हमारे पास कोई इमेज नहीं है। तो ये इसके लिए वही था कि मुझे अपने रेफरेंस ढूंढने पड़े थे। हर एक्टर को फिर हर एक्टर का अपना तरीका होता है, तो मैंने मेरा एक ऐसा भाई ढूंढा जिनसे मुझे जलन होती है जो असल जीवन में मेरे भाई हैं, और उनको सोच सोच के मुझे वो सब करना था। आपको कोई इमेज रखनी होती है दिमाग में, तो मैंने वो तरीका इजाद किया। मतलब मैं गिल्टी हूँ इसके लिए, सॉरी भैया। लेकिन हाँ, हाँ, तो मैंने अपने ही एक भाई हैं जिनसे मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में और बहुत सारी चीजें, और उनके साथ में, हालांकि सभी के साथ उनके साथ में बहुत अच्छे मेरे संबंध रहे, लेकिन जहां पे भी कोई भी ऐसी मेमोरीज जहां पे मुझे लगा हो कि अरे यार ये मैं करता तो बहुत अच्छा होता, इन्होंने नंबर बना लिए, तो वो वाली चीज उठा के लानी पड़ी मुझे, और हाँ, उससे बात बनी। आलोक गिरी के कैरेक्टर के बारे में एक सवाल और है मेरा, जो मैं आपसे बतकही की इधर भी मैं पर्सनली बहुत क्यूरियस हूँ उसको जानने के लिए, कि जो उस कैरेक्टर का एक ग्राफ है, मैं मतलब जब से बतकही चालू हुआ है और हम लोगों से जुड़ पा रहे हैं, अलग अलग टाइप के लोगों से, सिनेमेटोग्राफर से, डायरेक्टर से, तो मेरा पर्सनली बहुत नजरिया बदल गया है फिल्मों को देखने का, कि यार कैमरे के पीछे से कैसे देखता होगा आदमी, हम तो कैमरे से देख रहे हैं, या अलग अलग एंगल से देखने का। तो एक जब मूवी चालू होती है तो एक कहीं ना कहीं जो आपने बताया एक जेलसी, एक कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वाइब्स आलोक और आस्तिक के बीच में दिखाई गई है, वो स्टैब्लिश हो पाया। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जब संध्या और आलोक का कन्फ्रंटेशन होता है किसी बात को लेके, और उस समय पर आलोक आस्तिक क्या साइड लेता है कि वो मेरे बड़े भाई हैं और उनका हम ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, या कुछ भी, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, वेरी सॉरी वो सेक्शन क्या था, बट हाँ वो आलोक आस्तिक का साइड लेता है कि मैं मतलब आस्तिक भैया ऐसे ऐसे ये चीज नहीं होगी या कुछ था। हाँ, वो एक जगह कहता है कि आपको याद है ना कल 13वीं है, बाकी सब लोग तो भूल ही गए घर में, किसी और चीज की तैयारी चल रही है। हाँ जी जी जी। तो ये जो एकदम से साइड लेना, या जो ग्राफ में थोड़ा सा चेंज आना, ये कैसे, मतलब उस कैरेक्टर के एंगल से देखा जाए तो आलोक एग्जैक्टली क्या सोच रहा था? मुझे
मुझे लगता है कि जैसे एक शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखोगे कई बार देखना। तो आलोक का भी वैसा ही था कि ये बात सही है कि उसको भाई से जलन है, ये बात सही है कि उसको लगता है कि भैया लायक नहीं थे भाभी के, ये सारी चीजें सही हैं, लेकिन जब कोई चले जाता है आपके जीवन से और उसके बाद में उसको ये भी पता चला कि वो फैमिली के लिए क्या करके गए, मतलब उन्होंने एक इंश्योरेंस करवा रखा था जो उन्होंने भाभी के नाम करवाया था, और वो काफी मिक्स्ड रिएक्शन है, वो काफी कंफ्यूज्ड है, वो उसको खुद भी मुझे नहीं लगता कि एग्जैक्टली पता है। कई दफा आप खुद से भी नहीं कह रहे होते हो कि मुझे क्यों बुरा लग रहा है, आप इस बात को कन्फ्रंट नहीं करते हो कि मुझे एग्जैक्टली क्यों बुरा लग रहा है। मुझे इसलिए बुरा लग रहा है कि भाभी की शादी हो रही है दूसरे किसी लड़के से, जो कि जिससे हम सिर्फ शादियों में मिले, मतलब जैसे फैमिली फंक्शंस में मिलते हैं, कोई कोई भाई होते हैं जो सिर्फ फैमिली फंक्शंस में आते हैं, तो और इतने महीनों से मैंने संभाला है। या फिर वो ये है कि अरे यार मेरा भाई चलो जैसा भी था, मेरे साथ जैसा भी था, लेकिन परिवार के लिए उसने काफी किया और उसने सबका ध्यान रखा, वो इंश्योरेंस एक रख के गया, और अभी भाभी ये कर रही हैं, वो अभी तो 13वीं भी नहीं हुई है और यहाँ पे शादी की तैयारियां हो रही हैं। तो वो उसका आलोक का जो था, आलोक का किसी एक रंग में नहीं था जिस वक्त वो ये सब भी बोल रहा था। हाँ। मुझे लगता है उसके अंदर 3-4 चीजें एक साथ चल रही थी, और वो यही था कि वो कंफ्यूज भी था कि वो बोलेगा क्या। उसने ये तो तय कर रखा था कि वो उसको जाके लताड़ना है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो कैसे करेगा उसको। हाँ। तो हाँ, मुझे लगता है कि वो एक रंग में नहीं था उस वक्त, उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी, बहुत सारा बेफलमेंट था, कंफ्यूजन था उसको बस ये था कि छटपटाहट थी कि मुझे मेरी बात रखनी है, मेरे को किसी तरह से इनको बुरा फील कराना है जो कुछ भी ये कर रहे हैं उसके लिए मुझे जो भी हथियार मिलेगा, चाहे वो 13वीं ही क्यों ना हो, कि अभी तो 13वीं भी खत्म नहीं हुई, चिता भी ठंडी नहीं हुई और आप ये कर रहे हैं। वो उसका सब टेक्स्ट था कि किसी तरह सामने वाले को बुरा लगे। वो अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं कर रहे कि उसको क्यों बुरा लग रहा है, वो उसका मकसद क्लियर है कि उसको बुरा लगवाना है ताकि ये रुक जाए, जो भी हो रहा है किसी तरह रुक जाए। तो उसका भेद जो था वो उसके कंफ्यूजन में था। मेरा एक सवाल और है जो मुझे नहीं, आई एम नॉट श्योर कि वो इस प्लेटफॉर्म पे पूछना सही है कि नहीं है, बट हाँ मेरे दिमाग में वो सवाल है कि राम प्रसाद की 13वीं जो मूवी है, हाँ, उसके और पगलेट के बीच में काफी रिजेम्बलेंस पर्सनली मुझे भी लगा और लोगों का भी मानना है, इस बारे में कई न्यूज भी आई, वो चीजें भी हुई। तो इस पे आपका क्या टेक है इस मैटर पे? राम प्रसाद की 13वीं बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, मतलब सीमा पावा मैम के साथ मैं पहले काम भी कर चुका हूँ आंखों देखी में, और उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हेलो, हाँ जी, हाँ सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, तो राम प्रसाद की 13वीं बहुत अच्छी फिल्म है, मैंने भी देखी वो फिल्म, और ये जो चीज है जो कही जा रही है कि काफी कुछ सिमिलर है, तो मुझे लगता है दोनों फिल्में काफी अलग अलग चीजों के बारे में बात करती हैं। हाँ, उन दोनों का बैकड्रॉप जो है कि हाँ 13 दिन की कहानी है, उन 13 दिन में क्या क्या होता है, ये चीज एक जैसी है। और ये आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी चले जाएंगे, किसी भी घर में जहाँ पे भी 13वीं हो रही होगी, सब जगह ये तो एक जैसा ही रहता है। ये स्ट्रगल सबका एक जैसा होता है कि किस तरह शोक व्यक्त करना है। कई लोगों को बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए शोक व्यक्त करना, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि क्या कहा जाए जिससे तसल्ली हो, और उसके बाद में आप पूरा वक्त रो भी नहीं सकते हैं। तो वो भी एक चीज है, और वो 13 दिन के अंदर वो कैसे धुल जाता है बाकी सारी चीजों में। तो ये हर घर में होता है, जहाँ पे भी 13वीं होती है वहां पे इन 13 दिन के अंदर ये जो ट्रांसिशन आपको दिखता है लोगों की पर्सनालिटी का, ये हमेशा रहता है। तो
मुझे लगता है कि इन कहानियों को इस तरह कंपेयर नहीं करना चाहिए कि ये इस बारे में है कि उन 13 दिन में लोग किस तरह बदलते हैं या वो किस तरह इससे डील करते हैं। ये दोनों कहानियां काफी अलग थी। जैसे ये जो पगलेट जो फिल्म थी वो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात थी, या एटलीस्ट ये बात मेंशन कर रही है कि औरत के पास में अपने कहने की भी एक जगह है, आप बिना सुने उसके फैसले नहीं ले सकते हैं। जबकि राम प्रसाद की 13वीं पूरी तरह से अलग विषय पे बात करती है। वो बात कर रही है इस बारे में कि परिवार की चीजें किस तरह निकल आती हैं जो कि दिखने में अच्छी नहीं लगती हैं, किसी को भी नहीं भाती हैं, और वो चीजें छुपी रहनी चाहिए, लेकिन लोग 13 दिन तक भी इंतजार नहीं कर पाते हैं उसका। तो वो उस बारे में है। ये बहुत लोगों ने इस चीज को कंपेयर किया है, और वो एक तरह से जायज भी है, क्योंकि पहली नजर में ऐसा लगता है कि दोनों का बैकग्राउंड जो है वो सेम है, लेकिन दोनों की कहानी अलग अलग है। अगर दो घर में 13वीं मनाई जा रही है, कोई किन्हीं की डेथ हुई है, तो उन दोनों की समस्याएं अलग होंगी। एक घर की समस्याएं हो सकता है उनका घर खर्च हो, दूसरे की समस्या जायदाद हो सकती है, और वहां पे अलग तरह से रिएक्ट करेंगे, चीजें अलग तरह से चलेंगी। तो हाँ, ये ऐसा है। मैं इसको इस ये तरह चीज देखता हूं। जी बिल्कुल। पर्सनली मैंने भी कहीं ना कहीं ये कुछ मोमेंट सेम, कई सारे मोमेंट सेम थे। हालांकि वो आपने बात सही कही कि वो बहुत ह्यूमन सी चीज है कि शायद हर घर में सेम होता, उसको क्या ही बदल देंगे। वो बहुत नेचुरल सी चीज है। हाँ, ये बात भी मैंने पर्सनली नोटिस की कि जो पगलेट थी वो वुमेन एम्पावरमेंट पे ज्यादा कहीं ना कहीं फोकस था, और जो राम प्रसाद की 13वीं है उसका प्लॉट एकदम ही थोड़ा अलग था, इससे कोई उसमें लेना देना नहीं था। उसमें एक फैमिली पॉलिटिक्स या फैमिली के बीच में जो दूर के रिश्तेदार या पास के रिश्तेदार जो है उनके बीच में जो अनबन होती है, जो भी होता है, वो प्रोमिनेंट था। जी हाँ। तो सर, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा कि सेक्रेड गेम्स में जो आपका किरदार था, वो किरदार मतलब बहुत ही इंटेंस था, बहुत ही एक छाप छोड़ गया। मतलब जनरली हम मतलब ऐसा मानते हैं लोग, एक जनरल परसेप्शन जो हम ऑडियंस का देखते हैं कि यार हीरो कौन है मूवी में, या लीड एक्टर कौन है, या यू नो if we talk about if we talk about Sacred Games, तो that comes, हाँ ठीक है, गायतोंडे कौन, that way, that's how a general audience perceive things. So एक साइड रोल को इतना इम्पैक्टफुल बनाना या बना पाना कि वो छाप छोड़ जाए उतनी ही कि शायद जितनी कि गायतोंडे ने छोड़ी या किसी और किरदार ने छोड़ी, वो उसके लिए तो पहले बधाई कि वाकई मैं पर्सनली, मेरे लिए तो बहुत ही ऐसा था कि यार हिट कर गया वो कैरेक्टर की, यार अच्छा हाँ ठीक है। शायद मैं आपको नहीं जानता था उस समय पे जब मैंने वो देखी कि हाँ ये चेतन शर्मा है, नहीं, लेकिन मुझे वो कैरेक्टर याद था कि यार वो लड़का था। हाँ। वो जो उसने चीख थी ना उसकी, वो जो चिल्लाया, वो बहुत ही ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज थी। तो सर वो उतना इंटेंस कैसे क्या इंस्पिरेशन रही और कैसे वो आप कर पाए? उसके यही था कि जब नीरज गवान सर से मैं पहली दफा मिला उसके लिए, और हमारा जो डिस्कशन हुआ था उसको लेकर, तो बहुत ही कम बातें उन्होंने कही थी, लेकिन उन्होंने यही कहा था मुझे कि जिस पर जो लिंचिंग का पार्ट होता है, जिसके ऊपर जो विक्टिम होता है, उनको किस तरह हम जान सकते हैं, मतलब उसके साथ क्या घट रहा होता है, उसको जानना ही पूरा कोशिश थी मेरी कि उसको किस हद तक मैं जान सकूं। तो फिर बाकी जो ऑडिशंस थे वो सर को पसंद आए थे। उनको लगा कि कहीं ना कहीं मैं शायद उस दर्द के, उस दहशत के नजदीक था, जो भी एक लिंचिंग जिसके साथ होती है, जो विक्टिम होता है उनके आसपास। लेकिन उसको, सही बात है, उसको आप अनुभव नहीं कर सकते हैं, कोई तरीका नहीं है उसको अनुभव करने का। उसको अनुभव करने का यही तरीका है कि आप वैसे किसी फसाद के बीच में हो
क्योंकि वो बहुत ही भयावह होता है। तो मैंने बहुत सारी कोशिशें करी, मैंने अलग अलग वीडियोस देखे, अलग अलग आर्टिकल्स पढ़े जिसके अंदर विक्टिम ने अपनी बात कही, या फिर कुछ उस दौरान मेरे हाथ कुछ ऐसे वीडियोस भी लगे जिसमें लिंचिंग के वीडियोस थे, लोगों ने अपने मोबाइल पे बनाए थे और वो व्हाट्सएप वगैरह पे सर्कुलेट किए थे। तो वो बहुत ही डिप्रेसिंग था, वो बहुत ही मतलब आपको बहुत बुरा लगता है कि आप इंसान हैं। तो लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि मैं कितना उस डर के नजदीक जा पाऊं, और मैंने बहुत सारी कोशिशें करी थी, आई विल बी वेरी फ्रैंक, लेकिन फिर भी शूट पहले तक भी मुझे लग रहा था कि मैं नहीं पहुंच पाया हूं, और अब भी कुछ छूट रहा है, क्योंकि मेरे पास जितने भी नजरिए थे वो विटनेस की तरफ से थे, विक्टिम की तरफ से नहीं थे। विक्टिम का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था मेरे पास। अगर मेरे पास कोई वीडियो थे तो वो थे जिसके अंदर कोई वीडियो बना रहा है, वो मॉब का पार्ट है, वो विक्टिम नहीं है। और जो आर्टिकल्स मैं पढ़ रहा था उसके अंदर ये बातें थी कि उनका परिवार किस तरह दुखी है, या उनके जीवन में क्या क्या कुछ घट गया। तो मैं छूट रहा था उससे कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, हम लोगों को एक वर्कशॉप करने का, एक मैकेनिकल वर्कशॉप करने का हमको मौका मिला, जिसके अंदर पूरा टेक्निकल टीम थी, और वहां पे हमने पूरा रिहर्सल किया था, जहाँ पे स्टंटमैन थे सारे के सारे। तो जब आपके पास में सारी इंफॉर्मेशन हो, मुझे लगता है एक नल का एक धक्का होता है जिसकी आपको जरूरत होती है, और वो मुझे वर्कशॉप वाले दिन मिला, जब हम वर्कशॉप कर रहे थे सेम सीन के लिए। तो जब सब एक्शन स्टंटमैन जो थे वो आसपास थे, और हम लोग कोरियोग्राफ कर रहे थे उस सीन को, और मैं जमीन पे लेटा हुआ था और मैं भीड़ को देख पा रहा था अपने चारों तरफ। तो जब मैं उनको देख पा रहा था कि उनके हाथ हथियार है और वो मुझे बचाते हुए ही चला रहे थे उसको, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पे कुछ एक था जो कि अनटैप हुआ। एक कोई दरवाजा था, कुंडी थी जो खट से खुली, और उस वक्त मुझे समझ में आया कि जो कुछ भी मैं अखबारों में पढ़ रहा था, जो कुछ भी मैं वीडियो में देख रहा था, वो एक्चुअली कैसा दिखता होगा। और उसी का इफेक्ट था कि मतलब वो सीन में आपको लगता है जो भी आपको लगता है। हालांकि मैं इसके साथ एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि कोई भी एक्टर वो अपने किसी भी कैरेक्टर को उसी शिद्दत से करने की कोशिश करता है जिस तरह उसने अपने पिछले काम किए। मतलब इंसान तो एक ही है ना, और उसका अपने काम के प्रति अप्रोच भी सेम रहता है। तो ये बहुत ज्यादा फिल्म मेकिंग का कमाल है, क्योंकि मुझे जिस वक्त वो सीन्स मिले थे, मुझे नहीं पता था उस कैरेक्टर को इस तरह पोर्ट्रे किया जाएगा, उसका ग्राफ इस तरह डेवलप होगा। मेरे पास सिर्फ मेरे सीन्स थे, और मुझे नहीं पता था कि उसका क्या आफ्टरमैथ क्या होता है, बाद में उसके साथ जो घटा उससे सैफ सर के कैरेक्टर पे क्या असर पड़ता है। तो इनमें से कुछ भी नहीं पता था मुझे। मैं बस मेरा पार्ट मैं अच्छे से करने की कोशिश कर रहा था, और बाकी जो वो इतना ग्रैंड लगता है वो फिल्म मेकिंग का क्राफ्ट है, वो स्टोरी टेलिंग है कि किस तरह आप कहानी को कहते हैं। कि एक किरदार में कहानी में 10 मिनट बाद आए, लेकिन अगर आप 10 मिनट से उसकी चर्चा कर रहे हैं तो शायद वो अपने आप में बढ़ जाता है। हाँ, जो कि आस्तिक गिरी के साथ प्रॉपर हुआ, उसकी चर्चा ही हुई पूरी मूवी में, और वो बहुत ही प्रोमिनेंट कैरेक्टर प्ले किया कि अगर कोई कल को कोई कह दे कि वो आस्तिक गिरी था या ये आस्तिक गिरी, तो दिमाग में क्लिक करेगा, हाँ यार ठीक है। हाँ जी। तो सर एक बात और है कि आपकी हाल जो आने वाली फिल्म है को अहम, मैं समझता हूँ कि शायद आपके लिए एक नई टाइप की फिल्म है, और प्लस नए तरीके के लोगों के साथ काम करने का है कि सीरीज जो है वो बहुत यंग है, और शायद उनकी पहली फीचर फिल्म है को अहम। तो सीरीज के साथ काम करना, प्लस सेक्रेड गेम्स के डायरेक्टर्स या पगलाइट के डायरेक्टर जिनने कई सारी फिल्में बनाई हैं, जो अपनी फील्ड में कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस होल्डर हैं, इन दोनों में कितना आपने डिफरेंस देखा, या क्या आपने एज एन एक्टर क्या बदला?
एज एन एक्टर मैं बहुत ज़्यादा जजमेंट में नहीं जाता हूँ। मैं बस बात करता हूँ, और मुझे बात करते हुए अगर लगता है कि सामने वाला जानता है अपनी कहानी को और वो समझता है वहाँ पे क्या हो रहा है, वो क्या बात कहना चाहता है, अगर वो साफ साफ है उनके मन में, तो मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और शिरीष के साथ यही था कि इन स्पाइट ऑफ हिज एज, कि एज बहुत कम है उसके बाद भी, और फिल्म वो डायरेक्ट कर रहे हैं, और डायरेक्टर के पास में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है। वो सबको बता रहे होते हैं कि सब्जी में कितना नमक डालना है, कितना मिर्च डालनी है, वो गाइड कर रहे होते हैं उसको। उनका अपना कुछ नहीं होता है, लेकिन उनका विजन होता है, उनका सुपरविजन होता है। सो ये शिरीष के साथ मेरी जितनी भी चर्चाएं रही इसको लेकर, ओहम को लेकर, तो शिरीष ने खुद बहुत किताबें पढ़ रखी हैं और इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं कर रखी हैं। और मुझे बात करते वक्त मुझे लगा था कि हाँ ये कुछ अच्छा बनेगा। तो फिर हमारी ट्यूनिंग काफी अच्छी रही, मैं समझ पा रहा था शिरीष जो कह रहा था, और शिरीष तक मैं अपनी बात पहुंचा पा रहा था, तो वो काफी इंटरेस्टिंग रहा। जहाँ तक बात है स्पेशलाइजेशन की या फिर एक्सीलेंस की, तो एक्सीलेंस तो एक चीज है जो आप करते करते ये माउंटेन रेंज है। आप एक पहाड़ की चोटी करेंगे, उसके बाद में 3 और हैं आगे, फिर आप एक करेंगे, फिर और हैं आगे। तो शिरीष के साथ भी वैसे ही है कि ये शिरीष के लिए बेशक पहला अनुभव था और बहुत सारी हमको दिक्कतें छोटी मोटी आई, लेकिन अगर आप अपनी बात पे अड़े रहते हैं, अगर आप जो कहानी कहना चाह रहे हैं उसको समझ के साथ में, बिना इन्फ्लुएंस हुए, आजू बाजू आपके 50 चीजें घट रही होती हैं, कभी प्रोडक्शन में कुछ हो रहा होता है, कभी कोई एक्टर अवेलेबल नहीं होता है, कभी कोई सीन के लिए लाइट जा चुकी होती है, इन सब चीजों का अगर आप अपने ऊपर असर ना पड़ने दें, आप अपनी कहानी से प्यार करें, तो सब बच जाता है। और मुझे लग रहा है कि शिरीष के साथ वही हुआ कि वो अपनी कहानी से प्यार करता था। तो बहुत सारी चीजें घटने के बाद भी शिरीष ने उसको अच्छे से उसको कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और बाकी हर फिल्म की अपनी जर्नी होती है, मैं अभी तो क्या ही कह सकता हूँ। हाँ, मेरे लिए को हम बड़ी अलग फिल्म थी। एक स्पिरिचुअल जर्नी है वो, उसके अंदर आप फिलॉसफी की बात करते हैं, आप दर्शन शास्त्र की बात करते हैं, आप अलग अलग धर्मों के बारे में बात करते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका ज्ञान मिलता है। और वो बहुत इंटरेस्टिंग था। मुझे फिल्म शूट करते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक सफर में हूँ, तो वो बहुत अच्छा एक तजुर्बा रहा। हम लोग हर दिन चर्चा करते रहे एक सीन के बारे में, और मतलब मॉरल ग्राउंड्स जो हैं, क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते थे। मैं अपने तर्क रखता था, शिश अपने रखता था। हम फिर सुरेंद्र सर से हमने बहुत सारी चीज़ें जानने मिली, क्योंकि उनका तजुर्बा है, बहुत दुनिया देखी है उन्होंने, तो वो बहुत अच्छा अनुभव रहा। उनसे बहुत सारी चीज़ें हमें जानने मिली। तो काफ़ी मुझे लगता है को हम के दौरान मैंने काफ़ी ग्रो किया है एज एन एक्टर। मुझे बहुत सारी चीज़ें बदली हैं मेरे अंदर, और वो अच्छा है। जी सर, मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा था कि आपने शुरुआत में बताया कि आप इन दिनों काफ़ी कुछ पढ़ रहे हैं और आपको समय मिला है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन दिनों आप क्या पढ़ रहे हैं? रिसेंटली आपने कुछ पढ़ा हो इसके बारे में? ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है, क्योंकि मैं बहुत स्लो रीडर हूँ और मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ। तो इस वक्त जो है, मतलब ये लॉकडाउन का समय, ये भी मेरे लिए यही ज़्यादा कोशिश करने का समय है कि मैं खुद को बूस्ट करता रहूँ कि नहीं, मुझे पढ़ना है। तो एक्चुअली मेरे पास एक किताब है ऑन द रोड करके, जैक केरुआक ने लिखी है वो, और मेरे एक फ्रेंड है, उनसे मैंने वो बोरो करी थी, और वो किताब मेरे पास कुछ 4 महीने से है। तो जो वो देखेंगे इंटरव्यू उनको पता चलेगा। तो हाँ, मैं उसी को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं सच में बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ। ऑन द रोड एक बहुत अच्छी किताब है, वो बीट जनरेशन के बारे में है, जो जैक केरुआक और उस वक्त के जो लोग थे, राइटर्स और अलग अलग लोग थे, उनके बारे में है वो कहानी, और उनकी जर्नी के बारे में जैक केरुआक ने ही वो लिखी है।
और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत वो भी काफ़ी कुछ फिलोसफिकल है, बहुत सारे एथिकल ग्राउंड्स के बारे में बात करती है, तो इट्स अ गुड रीड। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक और बुक खत्म करी थी, शांताराम, जिसको ग्रेगरी रॉबर्ट्स ने लिखा है उनको, शांताराम को। वो एक बहुत अच्छी किताब है। हाँ सर, मैं चाहूँगा कि आप ने अभी तक मतलब जितना भी पढ़ा है, जितनी भी किताबों के बारे में आपने सुना है, जाना है, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे लिए प्लस हमारे दर्शकों के लिए भी 5 ऐसी किताबें जो रिकमेंड कर सकें, जो हमें पढ़नी ही चाहिए आपके नज़रिए। बहुत सारी हैं, मतलब जैसे एक के बारे में तो आपने भी चर्चा करी थी, आषाढ़ का एक दिन, वो उसके बारे में आपने चर्चा करी थी, वो पढ़ी जानी बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा शांताराम एक अच्छी किताब है। बाकी वैन गॉग के बारे में आप पढ़ सकते हैं, और ये ऑन द रोड बहुत अच्छी किताब है। अब मैं इन दिनों जिन किताबों से घिरा हुआ हूँ, तो मैं उनकी चर्चा करता हूँ ज़्यादा। द स्ट्रेंजर करके एक किताब है एल्बर्ट कामू की, वो आप पढ़ सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट और इन सब चीज़ों के बारे में बात करती है कि एब्सर्डिटी, लाइफ की एब्सर्डिटी के बारे में बात करती है। आप वो पढ़ सकते हैं। और 5 किताबें हुई? जी जी नहीं हाँ, सो लेकिन कोई भी किताब पढ़ने पे मैं मेरा यही है कि किसी भी किताब को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ये समय जो है ये थोड़ा सा ऐसा ही है, आप किसी भी किताब को हावी ना होने दें। किताबों को फूलों की तरह लें कि आप उससे उसका रस लें और फिर उसको अपनी जगह रहने दें, तो आप उससे उसका सार लें और जीवन में आगे बढ़ें। बाकी बहुत सारी खूबसूरत किताबें हैं, ब्यूटीफुल माइंड है, आप वो पढ़ सकते हैं। जी जी बिल्कुल। सर, ऐसी कोई 5 फिल्में किसी भी इंडस्ट्री की, ना केवल बॉलीवुड की, जो आप रिकमेंड करना चाहें, जो हमें देखनी ही चाहिए? 5 फिल्में। आप इस वक्त मैंने हाल फिलहाल में कुछ फिल्में देखी हैं जो कि बहुत अच्छी लगी मुझे। नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म है, इट्स काइंड ऑफ अ फनी स्टोरी, वो बहुत प्यारी सुंदर फिल्म है। बाकी शॉशैंक रिडेम्पशन आप सबको देखना ही चाहिए इस वक्त, बहुत हीलिंग है वो फिल्म। और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अधिकतर लोगों को पता होगा उसके बारे में। बाकी उसके अलावा एक फिल्म है जो मैंने हाल फिलहाल में देखी, असुरन बहुत सुंदर फिल्म है, मुझे बहुत अच्छी लगी। धनुष है उसमें। जोजी आप देख सकते हैं, जोजी बहुत प्यारी फिल्म है। उसमें मैकबेथ का एक एडेप्टेशन है वो, और बहुत ही अच्छा है। नेमसेक जरूर देखनी चाहिए इरफान सर की। नेमसेक आपको देखनी चाहिए, बहुत सुंदर फिल्म है वो। और हाँ, और बाकी हमारे पास में बहुत सारी फिल्में हैं। अगर मैं इंडियन फिल्मों की बात करूं तो नायक आप देख सकते हैं। नायक बहुत अच्छी फिल्म है। हाँ, सो ये कुछ है जो आपको एंटरटेन भी करेंगी और थोड़ा सा जो हमारे आसपास चल रहा है उससे बाहर भी लेकर आएंगी। सर, एक पर्सपेक्टिव आता है जो मैंने कई लोगों से सुना, जिससे मैं बहुत ज़्यादा अग्री तो नहीं करता हूँ पर्सनली। वो ये कि कई लोगों का दो मत होते हैं। एक मत होता है कि फिल्में इसलिए बननी चाहिए क्योंकि लोग एंटरटेन हो सकें, और एक तरीके की फिल्म होती हैं, लेकिन आर्ट फिल्म भी होती हैं, या कुछ फिल्में होती हैं जो बहुत सीरियस मुद्दे पे बात कर रही हैं, जो बहुत ही फिलोसफी है या वगैरह वगैरह। और कुछ फिल्में होती हैं जो शुद्ध एंटरटेनमेंट के पर्पज से ही बनाई जाती हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि एंटरटेनिंग कि केवल एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में होनी चाहिए, या फिर मतलब नहीं, कहानियां देखिए, अगर हम मल्टीमीडिया है और फिल्म मेकिंग जो है वो उसके अंदर गाने होते हैं, उसके अंदर डायलॉग्स होते हैं, उसके अंदर स्क्रिप्टिंग होती है। जीते जागते लोग आपके सामने चल फिर रहे होते हैं, वो एक बात कह रहे होते हैं उस इमोशन से जुड़ के। तो ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही पावरफुल वेपन है, एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत ही पावरफुल एसेट है हमारे पास में।
इसका सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम बर्बाद कर देंगे इसे। मुझे ऐसा लगता है एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। मतलब इस सब की जो शुरुआत हुई थी, अगर हम नाट्य शास्त्र या उन सब में जाएं तो फिर आदिवासी जो आते थे वो एंटरटेनमेंट का एक जरिया होता था, गाजे बाजे बजाना और उसके साथ में ये दिखाना कि हमने शिकार किस तरह किया। तो वो उसको पोर्ट्रे करके दिखाते थे, उससे एंटरटेन भी होते थे, वो नॉलेज भी आता था ट्राइब को कि किस तरह डील करना होता है आपको जंगल में। तो अब मुझे लगता है कि आर्ट का जैसे एक कोट है, आर्ट का पर्पस है जो स्टैटिक है, जो स्टेबल है, उसको अनस्टेबल करना, और मतलब जो परेशान है उसको सुकून देना, और जो सुकून से उसको परेशान करना। जी, ये आर्ट का मकसद है। तो दोनों ही चीजें जरूरी हैं, और हर तरह की कहानी सामने आनी चाहिए, क्योंकि अगर कहानी है तो उसके व्यूअर्स भी हैं। वो कहानी ऐसे ही पैदा नहीं होती है, वो समाज में कुछ हो रहा होता है, इस वजह से वो आती है सामने। तो हमारे जो पोएट्स रहे हैं उन्होंने कई सारी ऐसी कविताएं लिखी जो कि उस वक्त लोगों को नहीं पसंद आई, क्योंकि उन्होंने हमें एज अ सोसाइटी हमें खोल के रख दिया था। लेकिन वो कविताएं जरूरी थी लोगों में बदलाव लाने के लिए, अंदर झांक के लिए। तो ये मुझे लगता है कि एक बैलेंस होना जरूरी है। आपके पास में कमर्शियल सिनेमा इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपको आर्ट को सरवाइव करना है। मतलब अगर मैं इस बड़ी मशीन में एक छोटा पुर्जा हूँ, एक एक्टर हूँ मैं, लेकिन अगर मुझे लगता है कि मुझे वो फिल्में करनी है जो कि कुछ बात कहती हैं, जो कि समाज के लिए जरूरी है या फिर उनसे कुछ बदलाव आ सकता है, तो उसके लिए मुझे वो फिल्में भी करनी जरूरी हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हैं, क्योंकि तभी मैं अपने आर्ट को सरवाइव कर पाऊंगा। आर्ट को सरवाइव मैं तब कर पाऊंगा जब मैं खुद को सरवाइव कर पाऊंगा। जी बिल्कुल, राइट। सो ये बैलेंस आपको ढूंढना बहुत जरूरी है, और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सिर्फ आर्टिस्ट्स के लिए नहीं है। ये जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है एज अ होल, मुझे लगता है कि ये काफी वैसा होना चाहिए कि अगर आप एंटरटेनमेंट से पैसा कमा रहे हैं तो आप आर्ट को भी आगे बढ़ाने के लिए उसको इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आर्ट ने ही आपको इस लायक बनाया है कि आप लोगों को एंटरटेन कर पा रहे हैं। वो पैसा रन हो रहा है इंडस्ट्री में। इसको सिर्फ बिजनेस की तरह नहीं देखना चाहिए। ऑलरेडी हम बहुत सारे व्यापार से घिरे हुए हैं अपने जीवन में। तो हाँ, जी। एक सवाल मेरा है कि मतलब बचपन में जब स्कूली दिनों में आपका फिल्मों की तरफ क्या पर्सपेक्टिव होता था, और उसमें आज की डेट में क्या बदलाव आया जब आप खुद फिल्म इंडस्ट्री में हैं? मुझे लगता है मैं जैसे बचपन में फिल्में देखता था, मैं आज भी काफी कुछ वैसे ही देखता हूँ कि फिल्म देखते वक्त मेरे को सिर्फ उसमें इन्वॉल्व होना है। तो मैं बचपन में भी ऐसे ही होता था कि अगर मुझे रोना आ रहा है फिल्म देख के तो मैं रो देता था, अगर मुझे हंसना आ रहा है तो मैं हंस देता था। मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ फिल्मों को देख के। और हाँ, तो वो जब मैं ऑडियंस होता हूँ तब तो वो सेम रहता है। और मैं अगर ऐसी कोई फिल्म देख रहा हूँ जो कि जिससे मैं किसी भी तरह रिलेटेड नहीं हूँ, तो मैं उसको सिर्फ ऑडियंस की तरह देखता हूँ। मुझे अगर एक्साइटेड हो रहा हूँ मैं उसको देख के, तो मैं एक्साइटमेंट दिखाता हूँ अपनी। मैं लैपटॉप के पास में जाके बैठ जाता हूँ एकदम ऑन द टोज। सो वो है। लेकिन उसके बाद में जो एक स्टडी वाली बात है कि आप स्टडी करते हैं काम को, वो पहले नहीं था, लेकिन अब वो क्योंकि मेरे काम का हिस्सा है तो अब वो शुरू हो चुका है। तो अब मैं किसी भी एक्टर को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो क्या महसूस कर रहा है उस वक्त, जो उसके चेहरे से या हाव भाव से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसके अंदर क्या घट रहा होगा। या फिर मैं ये सोचता हूँ कि वो उस जगह पे पहुंचा, उस इमोशन तक पहुंचा तो कैसे पहुंचा होगा। एक भाव तक पहुंचने का अपना एक सफर होता है। तो मैं अब वो एक्सप्लोर करता हूँ कि कोई एक्टर किसी भाव तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे, और
बाकी उसके अलावा जैसे चीज़ें हैं कि कैमरा वर्क जो होता है, लाइटिंग जो होती हैं, ये और चमत्कारी चीज़ें हैं जो एक फिल्म को बहुत सुंदर और खूबसूरत बना देती हैं। तो अभी क्योंकि मैं कैमरा के पीछे हूँ, मैं देखता हूँ जब जिस वक्त मेरे शॉट्स नहीं होते, मेरे सीन्स नहीं होते, किन्हीं दूसरे एक्टर के होते, तो मेरी कोशिश रहती है मैं सेट पे ही रहूँ, मैं देखूँ वो किस तरह फंक्शन हो रहा है, किस तरह उसको डिज़ाइन किया जा रहा है। और उससे बहुत चीज़ें सीखने मिलती हैं। आपको पता चलता है कि अच्छा लॉन्ग कट में एक्टर किस तरह करता है, अगर बहुत सारे कट्स हैं तो वो एक्टर अपने इमोशन को किस तरह बांध के रखता है कि वो सेम चीज़ दोबारा कर पाए। तो ये एक अलग स्टडी है ये। हाँ, अब वो बदलाव आ गया है। जी सर, एक सवाल जो मुझे आपसे पूछना था कि इन दिनों जो अभी जैसे कि आपने शुरुआत में बात की थी कि पैंडेमिक चल रहा है, लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं ऑब्वियसली, तो थिएटर हुआ, फिल्म इंडस्ट्री तो फिर भी काफी हद तक एक डिजिटल मीडिया ऑलरेडी डिजिटल थी, वो तो चल रही है समहाउ, पर थिएटर हुए या स्ट्रीट प्लेज हुए, नुक्कड़ नाटक हुए, ये कुछ हद तक अभी उतने प्रोमिनेंटली नहीं चल पा रहे हैं पैंडेमिक के कारण। तो क्या बहुत कुछ ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। जी, तो उनको डिजिटल मीडिया पे कैसे लाया जाए, खासकर नुक्कड़ नाटक को डिजिटल मीडिया पे कैसे लाया जाए? क्योंकि मैं पर्सनली समझता हूँ, मैं नुक्कड़ नाटक से जुड़ा हुआ हूँ, तो वो एक जरिया है जिससे हम अवेयरनेस फैलाते हैं लोगों के बीच। तो पैंडेमिक में बहुत अवेयरनेस की जरूरत है, लेकिन हम नुक्कड़ ही नहीं कर सकते। ये एक बड़ी समस्या है। ये जब तक सोशल डिस्टेंसिंग हमको मेंटेन करनी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, तो थिएटर के लिए, नाटक के लिए तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब एक्टर्स को एक जगह, और एक्टर्स की नहीं, ऑडियंस की बात है, एक्टर्स को आप फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम नुक्कड़ की बात करें तो वहाँ पे तो आप हिसाब ही नहीं रख सकते कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और आपको सबको दूर भी रखना है। आप कभी मेक श्योर नहीं कर पाएंगे कि सबको वैक्सीन हो चुका है या सब कोविड से रिकवर हो चुके हैं, आप कभी वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, एक्सपेरिमेंट्स हैं कुछ। आपको अगर मौका लगे तो एक सिनेप्ले करके एक इनिशिएटिव लिया गया था, जिसके अंदर उन्होंने एक्चुअली थिएटर को शूट किया था। मतलब जैसे कट्स वगैरह होते हैं, और क्लोजअप होते हैं, मिड शॉट होते हैं, लेकिन वो स्टेज के ऊपर हो रहा था। सो वो बहुत एक इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट था, और उसको बहुत अप्रिशिएट भी किया लोगों ने। तो जब तक आप जनता के पास नहीं जा सकते हैं, जनता आपके पास में नहीं जा सकती है, तब तक आपको उनके पास जाना पड़ेगा जी। इस वक्त हमारे पास YouTube है, और हमारे पास 50 तरीके हैं चीज़ों को प्रमोट करने के। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन उतनी मेहनत हमको करनी पड़ेगी थिएटर के लिए कि इस पेंडेमिक में अगर आप कुछ जैसे आपका प्लेटफॉर्म जो है डूडलिंग वर्ड्स, उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे जो लोगों ने अपने अपने घर से बनाए हैं, आपने एडिट करके उनको प्लेस किया है, और वो बहुत इम्पैक्टफुल है, वो बहुत सूदिंग है। देख के अच्छा लगता है कि हाँ, हम रुके नहीं हैं। तो ये जो प्रयास हैं, ये जो कोशिशें हैं, ये जारी रखनी पड़ेंगी। हमको इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे कि हम अगर थिएटर ही है तो उसको रिकॉर्ड कर लें, और हम उसको रिकॉर्ड करके एडिट करके फिर हम उनको ऑडियंस के पास भेजें, और उससे हम क्योंकि थिएटर को सरवाइव करने के लिए हमें रेवेन्यू चाहिए। आप हो सकता है अगर आपका जो प्ले है, जो भी आप बात कह रहे हैं, आपका जो कंटेंट है, वो अगर सच में इम्पैक्टफुल है, तो हो सकता है कोई आपको स्पॉन्सर करे यूट्यूब पे देख के, या फेसबुक पे वीडियो देख के। तो इस तरह की कोशिशें जो हमें इस वक्त करनी पड़ेंगी। जो भी कमज़ोर होता है उसी को समझना पड़ता है, उसी को सुलह करनी पड़ती है हालातों से। तो थिएटर हमारा है जो कि मुश्किल में है थोड़ा सा, और हमें अगर उसे सरवाइव करना है तो हमें निकालने पड़ेंगे ऐसे तरीके कि हम जो भी जहाँ पर भी है वहाँ से शूट करें, और उसको हम कंपाइल करें, और उसको फिर हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म से वहाँ पे प्लेस करें। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे, और हाँ, इसके बाद में जब कोविड चले जाएगा या फिर चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी, हम लोग मिल पा रहे होंगे, तो इस वक्त की गई मेहनत उस वक्त काम आएगी। मतलब
इस वक्त जो लोग वीडियो देख चुके होंगे आपके, इस वक्त जो लोग वो थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस देख चुके होंगे, उनको उस वक्त आपको थिएटर में लाना ज्यादा आसान होगा जी बिल्कुल, क्योंकि आपकी अप्रोच बढ़ चुकी होगी तब तक। जी बिल्कुल। सो ये एक चीज है। बाकी कुछ चीजें देखी जाएं तो ये बहुत अच्छा है कि अब जो थिएटर का स्पेस है उसके लिए आपको जो रेंट देने की जरूरत होती है वो नहीं पड़ेगी जब तक आप घर में शूट कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। या आप दोस्त लोग एक जगह पे मिलकर शूट कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि उन खर्चों से हम बच रहे हैं जब तक, तो हमें इस तरह उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जी बिल्कुल, और इस क्षेत्र में प्रयास होते रहने चाहिए। आपने वाकई सही बात करी। सर, हम अपने सेशन के लगभग एंड में पहुंच चुके हैं। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है इस सेशन का कि सपोज आपको अगर मौका मिले या टाइम ट्रेवल जैसी अगर कोई चीज़ होती और आपको पास्ट में किसी समय किसी पर्टिकुलर एरा में जाने का मौका मिलता और किसी एक व्यक्ति से मिलने का मौका मिलता, तो वो कौन होता और आप उस समय में क्या बदलाव लाना चाहते? वो कोई भी हो सकता है, किसी भी एरा का व्यक्ति हो सकता है। असल में इतने सारे लोग हैं जिनसे मिलने का है, लेकिन हाँ, अगर फट से बोला जाए तो भगत सिंह, मैं उनसे मिलना चाहूँगा। उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए, और वो आज बहुत ज़रूरी हैं। भगत सिंह आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। बाकी बदलने जैसा तो बहुत सारी चीज़ें घटी हैं जिनको बदलना चाहिए था हमें, या नहीं होने देना चाहिए था हमारे समाज में। और लेकिन एक चीज़ है, वो बदल जाएगी तो मुझे लगता है सब बदल जाएगा, कि कोई किसी से नफरत ना करे। अगर सवाल ये होता कि मेरी कोई एक मनोकामना पूरी हो जाए, तो मैं चाहता कि मुझे ये शक्ति मिले कि मैं किसी के दिल से नफरत मिटा सकूं। तो ये एक चीज़ है जो अगर हो जाती अगर पहले, तो बहुत अच्छी हो जाती चीज़ें। लेकिन हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही, मुझे वाकई लगी। और मैं जितने समय आपसे फेसबुक के थ्रू जुड़ा था या सोशल मीडिया पे जैसे भी आपको देख पा रहा था या अलग किसी किरदार में देख रहा था, तब तक मैं चेतन शर्मा से कभी नहीं मिला था आज तक। चेतन शर्मा से आज मैं पहली बार मिला हूँ और मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है इस तरह से आपसे बात कर पाकर, और मुझे बहुत खुशी हुई है सेशन करके। और आई होप आपको बहुत भी शुक्रिया, अच्छा लगा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बतकही पर आकर बहुत अच्छा लगा, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मध्य प्रदेश से एमपी से मेरा कोहम के थ्रू एक नाता रहा, और वहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा आर्ट को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। वहाँ पे बहुत ही रिच कल्चर है, बहुत खूबसूरत जगह है। तो हाँ, ये सारी बातें थी जो मुझे एमपी के लिए बोलनी थी। तो थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। और आई होप हम आगे भी ऐसे ही कुछ अगर मौका होगा या तो हम वापस से कोलैबोरेट ऐसे कुछ कर पाएंगे, कुछ सेशन कर पाएंगे। और आई पर्सनली लिटरली विश कि अगर ये पैंडेमिक जैसे ही खत्म होता है और अगर हम किसी न किसी तरीके से फिजिकल फॉर्म में मिल पाए या कुछ काम कर सके साथ में, तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी सर। जरूर 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 जरूर, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। जी जी बिल्कुल। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हुए दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे आने वाले एपिसोड में भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे कई और शख्सियत से, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सर।